दिख रहा सर। हाँ जी बेटा, रुको मैं लिख के देखता हूँ। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। सर थोड़ी देर देखा सर, फिर वापस दिख रहा है सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर, नहीं। ठीक है, ठीक, कोई बात है बेटा, मैं सर से बात कर लेता हूँ। सर कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है। हाँ, सर स्पीड नहीं आ रही ना, 30-35 की स्पीड आ रही है। तो कभी क्लियर हो रहा है, फिर कभी ब्लर हो रहा है। अब तो क्लियर है सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे छोड़ा था कि एनोड कैथोड का कॉम्बिनेशन एक बनाना शुरू किया था, हाफ सेल स्टार्ट किए थे। इसमें हमने एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। उसका एक क्वेश्चन किया था केएसपी से रिलेटेड। सर आवाज नहीं आ रही। दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड था गैस आयन। अब वॉइस लो हो गई तुम लोग को। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग जहाँ से पढ़े थे उसका कंटिन्यू करते हैं। आयन एंड इलेक्ट्रोड हो गया था, दूसरा हेडिंग लिखिए, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बेसिकली गैस आयन लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने गैस एक पास किया होता है, मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी हमने यही किया था, हम इसमें एक गैस अंदर की तरफ भेजते हैं, इसके साथ हम एक एक एलिमेंट चीज के लटका देते हैं, मान लो हाइड्रोजन गैस का था। ठीक है, मान लो अगर हमने हाइड्रोजन गैस पास किया है तो यहाँ पे आयन किस सोल्यूशन का रहेगा, मान लो अगर H2 गैस पास किया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए। ठीक, कोई भी एक मेटल की रॉड लटका देते हैं। ठीक, यानी इस पॉइंट पे किसका आयन होना चाहिए, तो यहाँ पे गैस का करस्पॉन्डिंग आयन होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग आयन ऑफ गैस। सर ब्लर हो गया। मैं बोलता जा रहा हूँ बेटा, लिखते जाओ। ये तो दिख रहा होगा ना हाथ कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग आयन ऑफ गैस होना चाहिए जो हमने सोल्यूशन की फॉर्म में लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जैसे मान लो Cl2 गैस फॉर्म किया है, Cl2 गैस के लिए अगर भेज रहे हैं तो क्या मिलेगा, Cl-। H2 गैस के लिए भेज रहे हो तो आपको क्या नीचे लेना पड़ेगा, H+। इसका मतलब अगर आपसे यहाँ से Cl2 गैस आपने पास कराई है, ठीक है, अंदर की तरफ भेजा है, तो आपको सोल्यूशन में क्या लेना पड़ेगा, कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास Cl-3 हो।
जैसे मान लो NaCl का आपने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, तो आपके पास Cl-3 मिल गया वहां पे। H2 गैस पास कराया तो यहाँ पे H+ होना चाहिए, तो कोई भी एसिडिक सोल्यूशन ले लो, जैसे HCl, H2SO4 किसी भी टाइप का एसिडिक सोल्यूशन ले लो, आपके सर काम के थोड़ा H+ आपको सर क्या साथ हुआ में बेटा? सर थोड़ा आराम आराम से सर, साथ में लिखना भी पड़ रहा है ना। ठीक है लिखो। तो H2 अगर आपने पास कराया तो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग उस गैस का आयन होना चाहिए, ठीक है, तो H+ की फॉर्मेशन आनी चाहिए अगर H2 पास कराया। तो कोई भी आप एसिडिक सोल्यूशन ले लो, Cl2 अपने पास कराया तो Cl- F2 पास कराया, F- Br2 पास कराया तो Br-, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी किसी भी टाइप की अगर गैस पास कराओगे तो सोल्यूशन में उसका रिस्पेक्टिव आयन प्रेजेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कटायन हो या एनायन हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका रिस्पेक्टिव आयन होना चाहिए। Cl2 का रिस्पेक्टिव आयन होता है Cl-, H2 का रिस्पेक्टिव आयन होता है H+, तो इसके रिस्पेक्टिव आयन होने चाहिए बस, ठीक है। रिएक्शन कौन सी क्या होती है उसको मैं लिखता हूँ कि अगर कैथोड की तरह बिहेव करता है तो क्या रिएक्शन होगी, एनोड की तरह बिहेव करता है तो क्या रिएक्शन होगी। मान लो Cl इलेक्ट्रोड मैंने लिया है, ठीक है, या फिर मान लो H2 मैंने इलेक्ट्रोड लिया है H2 के साथ H+, ठीक, H2 के साथ H+ वाला इलेक्ट्रोड लिया है, तो कन्वर्ट हमने किस में किया इसको, अभी मान लो H+ को H2 में कन्वर्ट किया है, या H2 को H+ में, तो H2 रहा, इसको कन्वर्ट किस में किया, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका अगर आप नोस्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल का मतलब H2 से H+ जो कि 0 आता है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। अगर मान लो ये Cl2 के लिए अगर आप लिखना चाहो तो जैसे मान लो Cl- Cl2 आपने लिखा है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो किस टाइप से, Cl- कंबाइन हुए हैं, फॉर्म क्या हुआ है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके लिए अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log of partial pressure of Cl2 divided by concentration of Cl- का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। सर इसमें सिर्फ गैस ही गैस होंगी। हाँ, एक गैस है और दूसरा गैस आयन है, गैस गैस नहीं, एक गैस हमने पास किया, दूसरा गैस आयन है, ठीक है, मतलब एक गैस हमने फिल किया और नीचे हमने उसके आयन कर लिया था, तो बेसिकली एक गैस इलेक्ट्रोड ही है आपका, कोई भी एक इलेक्ट्रोड, हाफ सेल की बात कर रहा हूँ, तो ये कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने क्या अटैच किया है। सर इस समय बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है सर। बेटा फिर आपका लेक्चर पोस्टपोन करना पड़ेगा, फिर दिक्कत रहेगी, अभी थोड़ा सा यस सर, ब्लर आ रहा है मैं बहुत। बोलता अब मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, या फिर इसी को हम रेडॉक्स हाफ सेल भी कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन ही हो या फिर रिडक्शन ही हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है किसी हाफ सेल के साथ में, डिपेंड करेगा वो कैथोड पे आ रहा है या एनोड पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लिखना चाहो आप तो एक एग्जांपल ये रहा, प्लेटिनम Cr2O7 2- Cr+3, देखो दोनों एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए हमने प्लेटिनम इसके साथ में लिया है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब भी एक्वस या गैसेस इलेक्ट्रोड लेंगे तो इसके साथ में आप प्लेटिनम जनरली लेने की आदत डाल दो, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेटिनम मान लो ये लिए सॉलिड,
MnO4 माइनस प्लस Mn+2, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा एग्जांपल ले सकते हैं Fe वाला कि सर Fe लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा, सेकंड वाला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? प्लेटिनम सॉलिड MnO4 माइनस प्लस Mn+2, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल क्या लिखा, प्लेटिनम सॉलिड Fe+3 स्लैश Fe+2, सर फर्स्ट वाला Cr2O7 2 माइनस लिखा हुआ है। तो थर्ड क्या है? थर्ड प्लेटिनम सॉलिड है, साथ में Fe+3 है प्लस Fe+2 है, ठीक है। चलिए अब किसी एक को हम रिएक्शन को पहले बैलेंस करके उसकी नर्स इक्वेशन लिखते हैं। पिछले वाले में तो हमने लिखते हैं गैस वाले के साथ में, ठीक है। दूसरे वाले के साथ लिखते हैं। प्लेटिनियम, सर प्लेटिनियम का प्रयोग वही करते हैं यहाँ पर, या इक्वस इक्वस हो या फिर गैस गैस गैस, हाँ गैस आयन हो या फिर गैस एक्वस हो, कुछ भी हो, सॉलिड नहीं हो हमारे पास, इलेक्ट्रोड हमारा सॉलिड ना हो, तो जरूरी नहीं प्लेटिनम यूज करे, कोई मेटल वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम प्लेटिनम यूज करते हैं। मान लो आपको इलेक्ट्रोड दे रखा है Cr2O7 Cr+3 वाला, इसकी आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि Cr2O7 2 माइनस और Cr+3, आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। अगर नहीं दिया होता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन करोगे, उसके बाद पहले आप हाफ सेट की कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद नर्स इक्वेशन लगाओगे। कभी भी बिना रिएक्शन लिखे नर्स इक्वेशन मत लगाना। तो इस पे इक्वेशन लिखो पहले, Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Cr+3 में, ठीक है। चलो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 17 14 2 12, यानी +6 से किस में जा रहा है, +3 में। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, क्योंकि Cr2O7 से Cr+3 गया, यहाँ 2 Cr+6 में है और यहाँ 1 Cr+3 में गया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। एलिमेंट बैलेंस कर दो, 2 Cr+3 हो गया, देन ऑक्सीजन बैलेंस करो H2O ऐड करके, तो 7H2O ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो तो 14H+ ऐड कर दिया। अब इस हाफ सेल के लिए आप ई सेल लिखो, तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, यानी 6 लॉग ऑफ क्यू, यानी लॉग क्यू में कौन आएगा, Cr+3 की पावर में 2, H2O तो हमारा लिक्विड है, इसको छोड़ दो, डिवाइडेड बाई Cr2O7 माइनस 2 की कंसंट्रेशन, Cr2O7 माइनस 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर में 14, ये आपकी फाइनल लास्ट इक्वेशन आएगी। सर एक बार रिएक्शन पढ़ दो। Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ gives 2 Cr+3 plus 7H2O. सर हाँ जी बेटा, सर इक्वेशन में लॉग के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ना, सर ब्रैकेट में ना बेटा, लॉग के बाद देखो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ Cr+3 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई Cr2O7 2 माइनस, और H प्लस कितना है 14 है, तो H प्लस की पावर 14। तो पूरा ब्लर आ रहा है। सर एक बार इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ Cr+6 में है, कन्वर्ट होके किस में गया है, क्रोमियम +3 में गया है। ठीक है, तो +6 से +3 में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। लेकिन ये भी तो देखो कितने क्रोमियम +6 से +3 में गया है, तो यहाँ 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम +6 से +3 में गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, तो आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल क्रोमियम होता तो सीधा +3 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2 क्रोमियम जा रहा है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है। सर आप एक बार किसी के फोन से हॉटस्पॉट लेके देख लो, अगर सही आ जाए तब। बेटा यहाँ सब जियो वाले हैं और मैं किसी और के हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ, तो चलो मैं एक बार दोबारा सर से बात कर लेता हूँ क्लास आपके लिए। सब कुछ कर लिया बेटा, रिजन वगैरह सब कर लिया। शाम की टाइमिंग ले लो। सर ऐसे ही चलने दो सर, आप बस नोट्स भेज देना लास्ट में। यस सर। चलो ठीक है बेटा सजेशन कोई भी बच्चा ना दे, जैसे क्लास चल रही है वो देख लो, अन्यथा लेफ्ट कर जाओ जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चलिए आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। CH3CHO प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड दे रहा है आपको प्रोडक्ट में CH3CH2OH। ठीक है, ये हमने 1 मोलर लिया था और ये भी 1 मोलर लिया है। ठीक है, अब इसमें लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द हाफ सेल पोटेंशियल इज, the half cell potential is minus 0.197 volt at pH equal to 7। ठीक है, कैलकुलेट हाफ सेल पोटेंशियल at pH equal to 6 when ethanol and ethanol, बेटा माइक म्यूट करो सब लोग अपना। ethanol concentration is, अरे कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, माइक म्यूट करो अपना। ये 738078 कौन है? चलिए बेटा इसका आंसर बताइए। सर पोटेंशियल क्या लिखा है सर ये? माइनस 0.197 वोल्ट। सर ये व्हेन इथेनॉल एंड उसके बाद क्या है? इथेनॉल, ETHANAL, ये एथेनॉल वो इथेनॉल। व्हेन इथेनॉल एंड इथेनॉल कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻5 मोलर। सर पीएच कितनी है? पहली बार 7 है, दूसरी बार 6 है।
बेटा आप सबको स्क्रीन क्लियर आ रही है अब? ठीक है चलिए। चुप लगा, कोई बात नहीं, रहने दो, सब ट्राई कर लिया जितना कर सकता था। चलिए आंसर बताइए क्या है। ये तुम लोग को आंसर नहीं आया अभी तक? सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें किसके लिए बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल के। 0.1379 माइनस के साथ आंसर सही है, -0.1379 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या कहा हुआ है, एक हाफ सेल है, हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, और ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log of concentration of CH3 CH2H divided by concentration of CH3 CHO into concentration of H plus का स्क्वायर। अब एक चीज आप देखो, इनिशियल और फाइनल दोनों में CH3 CH2H और इसकी कंसंट्रेशन सेम है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तो उसमें देखो इथेनॉल और इथेनॉल की कंसंट्रेशन पहले 1 मोलर है, बाद में 10 की पावर -5 है, मतलब दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, कैंसिल आउट हो गया आपस में क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यानी ई ऑफ आरपी इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आरपी माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखा हो, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, यानी ई नॉट ऑफ आरपी माइनस 0.0591 बाई 2, 2 को बाहर ले लो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, डब्बा बंद कर दो, यानी दैट इज ई नॉट आरपी माइनस 2 से 2 उड़ गया 0.059 इंटू पीएच इज इक्वल टू ई ऑफ आरपी। फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, 0.059 को सॉल्व करने के लिए 0.06 लिख देना। और ये मैं कल से आपको सिखा रहा हूँ कि 0.059 को जहां लगे दिक्कत कि यहाँ नहीं कट रहा है या कुछ नहीं सॉल्व हो रहा तो 0.06 लिख दो, सॉल्व हो जाएगा आराम से। ई ऑफ आरपी कितना दे रखा है, -0.197। ई नॉट आरपी आपको पता नहीं था, किस पीएच पे हमने सॉल्व किया था, तो आंसर है 7 पीएच पे सॉल्व किया था, तो 0.06 इंटू 7। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन बनाओ, ई ऑफ आरपी हमको कब पूछा है, ई नॉट ऑफ आरपी हमको कभी भी नहीं पता है, -0.06 मल्टीप्लाई बाई किस पे पूछा है, 6 पे पूछा है, ऐसे सही है, 6 पे पूछा है। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को घटा दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे ये उड़ गया, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ई ऑफ आरपी कैलकुलेट कर लो, करके देख लो। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ ई आरपी प्लस 0.197 इज इक्वल टू, ये कितना होगा -42, ये कितना होगा +36, यानी -3742, 0.06 ही आएगा। ठीक है, अब इधर से लेफ्ट राइट करो तो -0.197 प्लस 0.06 इज इक्वल टू ई ऑफ आरपी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 0.137 के अप्रोक्सीमेट आएगा माइनस के साथ। चलो नोट कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो। हाउ मच oxidizing power of 1 molar MnO4 minus plus Mn plus 2 1 molar। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ MnO4 की कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर दी हुई है और Mn+2 की भी कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर दी हुई है। ठीक है, पावर ऑफ दिस कपल changes if the pH is the pH the H plus ion concentration, if the H plus ion concentration is decreased from 1 molar to 10 to the power minus 4 molar at 25 degrees Celsius। मेरा मान लिया कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखो सिम्टम कुछ ऐसे से बता रहे हैं कोरोना वाले।
चलिए बेटा, किसी कुछ आंसर आया? जीरो 0.1894। जीरो 0.1894 शायद नहीं आ रहा है, कुछ और आएगा। जीरो 0.48। हाँ बेटा, ये आंसर सही है थोड़ा शायद। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व है। 0.37824। अच्छा, देखता हूँ 1 मिनट क्या आंसर आता है। 0.38 आ रहा है, 0.48, ऐसे दोनों से कोई एक आंसर है। जैसे आपके पास MnO4 माइनस से किससे कन्वर्जन है? 5 इलेक्ट्रॉन के साथ Mn+2 में, Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या था, +7 से किसमें गया, +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, बाकी एलिमेंट बैलेंस है। आप ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4H2 इधर जोड़ दिया और 8H+ इधर जोड़ दिया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। फॉर्मूला लिखो, E ऑफ Rp, क्योंकि रिडक्शन की बात हो रही है। E0 ऑफ Rp माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। ठीक है, लॉग ऑफ Mn+2 डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस मल्टीप्लाई बाय H+ की पावर में 8। ठीक है, आपको दोनों कंसंट्रेशन 1 मोलर गिवन है। ये भी कितना गिवन है? 1 मोलर। और ये वाला पोर्शन कितना गिवन है? 1 मोलर। तो इससे इसको उड़ा दो। ठीक है, सिंपल क्या बचा आपके पास में? E0 ऑफ Rp माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 5 लॉग ऑफ माइनस माइनस प्लस कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर में 8। यहाँ पे ये मत बदलने लग जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन हमसे कंसंट्रेशन ऑफ H+ में पूछा है। तो या तो उससे pH निकाल के तब पुट करो, या फिर सीधा यहीं से सॉल्व कर लो। दैट इज E0 ऑफ Rp प्लस 8 into 0.0591 डिवाइडेड बाई 5 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आप ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो अप्लाई कर दो। आपसे किस पॉइंट पे कह रहा है? 1 मोलर के केस में, तो 1 मोलर करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू सिर्फ E0 Rp बचेगा, यानी पहले केस में E ऑफ Rp किसके बराबर आएगा? E0 ऑफ Rp के बराबर। तो पहला केस ये हो गया। ठीक है, दूसरे के साथ क्या बोला? 10⁻⁻4 मोलर के साथ, यानी E ऑफ Rp इज इक्वल टू E0 ऑफ Rp माइनस प्लस 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 लॉग ऑफ 10⁻⁻4। -4 को आगे ला के इसके सर पे रखो, तो क्या आएगा आपका? E0 ऑफ Rp माइनस 4 इंटू 0.06 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये कितना आता है? 4 चौके 24, 24 से 112, 112 यानी 5 में 15, 5 5 से 40। ठीक है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट 0.378 के समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करने पे करके देख लेना। तो 0.378 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। इसका मतलब ये हुआ
आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मच ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, कपल लिख दिया मैंने, सेल होना चाहिए था बेटा, वहां सेल लिख लेना कपल लिखा हुआ है, उसको सेल कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल 0.384 से डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपका रिडक्शन पोटेंशियल 0.384 से डिक्रीज हुआ है। अब इस चीज को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ भी समझो। जैसे अगर हमारे पास कोई रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, -0.86 वोल्ट, ठीक, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है फिर +0.86 वोल्ट। अगर ये वैल्यू और भी ज्यादा कम होती है, ठीक है, ये वैल्यू और भी ज्यादा कम होती है, तो उसी हिसाब से आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर आपकी डिक्रीज हुई जितनी, उसी सेम अमाउंट के साथ में आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी 0.38 वोल्ट से आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक, अब आते हैं कंप्लीट सेल के लिए। हमने 3 टाइप के आपके हाफ सेल पढ़ लिए, हेडिंग लिखिए यूजिंग नर्स इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेनियल सेल का एग्जांपल ले लो आप, तो कौन किस में कन्वर्ट होता है, जिंक सॉलिड में रहता है, कूद करके जिंक +2X+ में जाता है, एक सॉल्ट ब्रिज, देन आपका Cu+2X+ एंड कॉपर, ठीक है। इसमें एनोडिक रिएक्शन आप लिखोगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन वाला, जिंक सॉलिड किसमें गया है, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन में, और कैथोडिक रिएक्शन क्या हुआ, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में, ठीक है। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, तो जिंक सॉलिड +Cu+2X+ it gives Zn+2X+ प्लस कॉपर सॉलिड। अब इसके लिए जब हम ई सेल लगाते हैं तो यहाँ बहुत ध्यान से देखना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ क्यू। क्यू तो आप लिख लेना इससे। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना, एक ई नॉट सेल की वैल्यू, एक n की वैल्यू, दो वैल्यूज ध्यान रखना। n क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट होंगे वो आपका n होगा, अब ये ध्यान रखना। और ई नॉट ऑफ सेल, अभी तक हमारे पास क्या था कि अगर हम हाफ सेल के लिए लगा रहे थे, ई आरपी लगा रहे थे तो ई नॉट आरपी ले ले रहे थे, और ई ओपी लगा रहे थे तो ई नॉट ओपी ले ले रहे थे। फिर हम -0.0591 डिवाइड बाय n फलाना ढिमकाना आगे कर रहे थे। लेकिन जब फुल रिएक्शन के लिए लगाएंगे यार, पूरी मतलब एक कंप्लीट सेल के लिए लगाएंगे, तब ऐसे नहीं लगाएंगे, तब ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो मैंने आपको जो सिखाया था ई नॉट सेल कैलकुलेशन का, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और दोनों वैल्यू किसकी रहेगी, दोनों जगह पे SRP वैल्यू आती है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है इधर भी और उधर भी। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तब उसके बाद आप ई नॉट सेल लिखना, ठीक है। और n आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है। 0.059 नहीं आना चाहिए, 0.059, अच्छा हाँ 0.059 नहीं आएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय n आता, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, ये मिटा दो इसको,
क्योंकि ये थोड़ा बहुत मैं शायद आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यस सर। चलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज सीख रही थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ सेल या फिर फॉर अ रिवर्सिबल सेल। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाता है, और क्यू की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस किया। पुट कर दो 0 इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ ई नॉट सेल प्लस आर टी इंटू 2.303 log ऑफ बेस 10 क्यू। ठीक है, अब ई नॉट सेल को इधर लेकर के आओ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी इंटू 2.303 अपॉन एन एफ लॉग ऑफ बेस 10 क्यू की जगह आपको क्या रखना है, के इक्विलिब्रियम रखना है, के इक्विलिब्रियम। ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0.0591 के बराबर आती है, डिवाइडेड बाई एन log ऑफ बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं थे, यहाँ पे तो आप भी पहुंच गए। इंपॉर्टेंट है उसके बाद का कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर की इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ई नॉट सेल क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, जैसे कह लीजिए नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर की इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी ई नॉट सेल क्या आएगा, लेस देन 0 आता है। ठीक है, और के इक्विलिब्रियम अगर 1 के बराबर है तो ई नॉट सेल की वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, 0 भी आ सकती है, इसको स्टार मार्क कर लेना। वो कब आ सकती है, जब आपके जो पर्टिकुलर सेल रिएक्शन दिया हो उसका के इक्विलिब्रियम 1 के बराबर हो, तब आपका ई नॉट सेल किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। सर रिपीट करना एक बार। मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव निगेटिव ही आए, वो 0 भी आ सकता है इस केस में, जब आपके के इक्विलिब्रियम या फिर कह लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर हो। ठीक है, अब ऐसे किसी के दिमाग में चल रहा है ई नॉट सेल बिना के इक्विलिब्रियम के भी तो 0 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जब आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो दोनों का दोनों ही। ठीक है, इसके अलावा भी एक कंसंट्रेशन सेल स्पेशल टाइप का बनता है, तो उसमें भी ई नॉट सेल 0 आता है। तो ऐसा कोई जरूरी ये भी नहीं है कि के इक्विलिब्रियम 1 ही हो तभी ई नॉट सेल 0 आएगा। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया चलेगा क्या करना है। देखो एसएन सॉलिड है, SN+2 एक्वस में कन्वर्जन है, Pb+2 एक्वस है,
एंड पीवी सॉलिड है। 1 मोलर ये कंसेंट्रेशन है और 10⁻³ मोलर इसका कंसेंट्रेशन है। आपको दे रखा है E नॉट ऑफ Sn+2 से Sn इज इक्वल टू -0.14 वोल्ट और दूसरा दे रखा है E नॉट ऑफ Pv+2 से Pv इज इक्वल टू -0.13 वोल्ट। क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेट E सेल या फिर EMS ऑफ सेल एंड कमेंट ऑन द spontaneity of cell. Spontaneity of cell. चलिए सेल रिएक्शन लिखते हैं। पहले एनोड वाले पे क्या रिएक्शन हो रहा है? Sn सॉलिड किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? Sn+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैथोड पे क्या हो रहा है? तो Pv+2 का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है? Pv में। जोड़ दो दोनों को, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए तो Sn सॉलिड बचा प्लस Pv+2 बचा एक्वस की फॉर्म में। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? Pv सॉलिड प्लस Sn+2। ठीक है, अब इसके साथ आप रिएक्शन सॉरी E नॉट सेल पहले कैलकुलेट करो। E नॉट सेल के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। दोनों जगह क्या रहेगी? SRP ही लिखना होता है। आपको पहले चेक करो क्या दे रखा है। SRP दिया, बिल्कुल दिया। यहाँ पे भी क्या दिया? SRP दिया, यहाँ भी दिया है। कैथोड कौन है? कैथोड कौन है दोनों में से? Pb वाला, यानी -0.13। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 0.14 दैट इज इक्वल टू 0.01। आपका ई नॉट सेल आया, पॉजिटिव आया। और यहाँ से जिसने आंसर दिया स्पॉन्टेनियस उसका गलत है।
ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ई नॉट सेल से कभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं डिसाइड करते हैं, हम सीधा किसके पास जाते हैं, ई सेल के पास। अगर ई सेल पॉजिटिव आया है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर नहीं आया है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। हालांकि इन जनरल ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आता है तो कई बार ऐसा होता है कि 90% केसेस में आपका ई सेल पॉजिटिव आता ही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये नियम ना याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल कैलकुलेट करो, ई नॉट सेल कितना, 0.01 माइनस 0.0591, 0.06 लिखा, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल आउट हुए हैं, 2। लॉग इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, Sn+2 के ऊपर लिखनी है, Sn+2 की कंसंट्रेशन कितने की गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई, फिर किसकी कंसंट्रेशन लिखनी, Pb+2 की, Pb+2 कंसंट्रेशन 10⁻³ यानी 0.01, इसे उड़ा दिया, -0.03 log ऑफ 10⁻³ 3 को बाहर ले लो, यानी 0.01 माइनस 0.09 दैट इज -0.08, यानी सेल रिएक्शन कैसी है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए अगला सवाल लिखिए। सर हाँ जी बेटा। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कभी। कम ज्यादा हो जाए नहीं सर, आगे बैलेंस कर सकते हैं उसको। हैं? अगर कम ज्यादा हो भी जाते हैं तो बैलेंस करके काटेंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल, तो जितने कटेंगे ना उतने फिर लिखना। जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, Al+3+3 इलेक्ट्रॉन गया, Al में चेंज हो गया, दूसरा है Fe के साथ Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए कौन से थे, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए थे दोनों साइड में, तो आप आंसर एन की वैल्यू क्या लोगे, 6 लोगे। ओके सर। ठीक है, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, आपको सेल दिया हुआ प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, H प्लस एक्वस, Fe+3 एक्वस, इसके बाद Fe+2 एक्वस, प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, H2 गैस का प्रेशर आपको दिया है 0.1 बार, H प्लस का आपको दिया हुआ कंसेंट्रेशन 10⁻³ मोलर, ठीक है। Fe+3 आपको दिया हुआ 0.1 मोलर और Fe+2 आपको दे रखा 0.01 मोलर। ठीक, आपको वैल्यू दे रखी है E नॉट ऑफ Fe+2 से Fe+3 की वैल्यू गिवन है -0.17 वोल्ट। अब होश हवास में रह के सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप कर लूंगा।
0.38 वोल्ट कुछ लोग का आया। ठीक है, 0.38 जिस टाइम वो सही है। देखो आपके एनोड पे कौन है? हाइड्रोजन है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। H2 किसमें जाएगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड पे कौन है? Fe है, Fe प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ जाएगा? Fe प्लस 2 में। अब दोनों को ऐड अप करो, दोनों ऐड तो सिंपली होंगे नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स H2 गैस प्लस 2Fe प्लस 3 equals gives 2H plus equals plus 2Fe plus 2। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं E0 सेल की। E0 सेल में आपको कैथोड माइनस एनोड चाहिए, तो कैथोड मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका तो हाइड्रोजन वाला तो जीरो हो गया। E0 C माइनस E0 A अगर आप करोगे तो हाइड्रोजन स्टैंड रेफरेंस होता है, उसकी वैल्यू जीरो होती है, वो तो जीरो कर दिया। कैथोड वाले के साथ अगर देखोगे तो आपको दिया हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो वो ऐसे लिखा हुआ है, E0 ऑफ Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3, ये कितना दे रखा है? -0.17 वोल्ट। ये बेटा ये आपका SOP दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए होता है? SRP चाहिए होता है, क्योंकि मैंने पहले लिखा है कंप्लीट सेल रिएक्शन में जब E0 सेल लिखाएंगे तो हम SRP यूज करते हैं। तो SRP करोगे तो माइनस को प्लस में कर दो, यानी प्लस 0.17 वोल्ट। शुरू हो जाओ, लगा दो। E सेल इक्वल टू प्लस 0.17 माइनस 0.0591 divided by 2 log base 10 concentration of E plus 2 का होल स्क्वायर, concentration of H plus का होल स्क्वायर, concentration of Fe plus 3 का होल स्क्वायर into partial pressure of H2। बस पहले पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर सीधा लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। यहाँ ई सेल की वैल्यू आती है, क्या आई थी? प्लस 0.38 वोल्ट। ठीक है, तो देखो बेटा आपको मैंने 2-3 टाइप के जो भी क्वेश्चन कराए हैं, मैंने सबसे ज्यादा रिएक्शन पे बहुत फोकस किया है। ठीक, ये चीजें ध्यान रखना। इक्वेशन तो देखो सब में कॉमन चल रही है, लेकिन कब कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है और रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, आपका नेक्स्ट इक्वेशन में मेन वही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, उसके बारे में भी अभी हम देख लेंगे।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मिटा दे इसे। यस कुछ सर। डाउट होगा बेटा अनम्यूट करके पूछ लेना, अंधे बेवड़ों की तरह बैठे मत रहना। ये जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है। चलो एक और सेल रिएक्शन आपको गिवन है, प्लेटिनम कॉमा Fe+3 Fe+2 activity is equal to 1 plus Ce+4 Ce+3 A equal to 1 कॉमा प्लेटिनम। ठीक है, ये आपको सबसे बेतरतीब तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो मुझे सबसे वर्स्ट क्वेश्चन यही लगा, इसलिए मैंने ले लिया कि ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, कि कोई भी नियम कानून नहीं, कहीं कोई कुछ भी कर रहा है। ठीक, इसमें आपको दिया हुआ है E नॉट ऑफ Fe+3 प्लस Fe+2 इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। दूसरा दिया हुआ है E नॉट ऑफ Ce+4 डिवाइडेड Ce+3 इज इक्वल टू 1.61 वोल्ट। A part है, if emitter is connected then predict the direction of current flow, B part है आपका, will the current increase or decrease with time, with time। 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग मेरे घुटने पे जो बुद्धि लगा लो, फिर मैं बताता हूँ करना है कैसे। उसको नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ सवाल का अप्रोच कैसे करना है। चलिए देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना बेटा आपको कुछ प्रेडिक्टेड नहीं होता है, कौन क्या दे रखा है कौन क्या नहीं दे रखा है। ठीक, तो आप क्या करो इसमें कि कोई भी एक डायरेक्शन मान लो, मतलब किसी भी एक को कैथोड मान लो, किसी को भी एक को एनोड मान लो, जिसमें इस टाइप से अगर कुछ लिखा हो, ठीक है, कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो किया हो और करंट के बारे में सिर्फ पूछा हुआ हो, ठीक है, तो आप किसी एक को भी देखो, यहाँ भी हमने रिडक्शन टाइप का लिखा हुआ है, साइड में भी रिडक्शन टाइप का लिखा हुआ है। देखो यहाँ भी हमने क्या लिखा है, रिडक्शन टाइप का लिखा हुआ है, और यहाँ भी हमने क्या लिखा है, रिडक्शन टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक,
तो आप किसी भी एक को कैथोड कंसीडर कर लो, किसी एक को एनोड कंसीडर कर लो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने देखो, एक मेथड तो ये होगा कि जनरली आप किसी भी यूनिट को, इसको भी कैथोड मान सकते हो, इसको भी कैथोड मान सकते हो। इसको कैथोड मानो, ठीक है। उसके बाद आप ई0 सेल निकालो, ईएमएफ ऑफ सेल निकालो। अगर पॉजिटिव आ रहा है फिर तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो उल्टा कर देना, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि आप कैथोड उसको मानो जिसका एसआरपी आपको ज्यादा दे रखा हो, आपका ई0 सेल अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या कहा हुआ है कि पहले आपको करंट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें ई0 सेल कंसीडर करना है। कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ई0 सेल के लिए इसको कैथोड मान लो अभी इनिशियल में। मैंने किस हिसाब से माना है, क्योंकि आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है और इसका कम है, इसलिए मैंने इसको कैथोड मान लिया। अब बाद में फाइनली ई सेल क्या आएगा उसको हम देखेंगे, क्योंकि ई सेल सिर्फ ई0 सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ई0 सेल निकालो, ई0 सेल निकालोगे तो किसके बराबर है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 1.61 माइनस 0.77। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करो क्या आएगा, घटाने पे 1.66 0.7 77 4 81 और 80 यानी 84, यानी कितना है? 0.84 वोल्ट आया। ये तो आपका ई0 सेल आया। हमें क्या लिख करना है? ई सेल लिखना है, ठीक है। ई सेल के लिए आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कब कहाँ क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप कैथोड और एनोड के हाफ सेल की रिएक्शन लिखो। तो कैथोड हाफ सेल में आप क्या लिखोगे? Ce+4, साथ में एक इलेक्ट्रॉन एब्सेट करके किसमें गया? Ce+3 में। एनोड पे मैंने किसको माना है? Fe को माना है। Fe कहाँ से कहाँ ले गया है? Fe+3 से +2 में गया है, ठीक है। तो Fe+2 से किस में गया है? Fe+3 में, ठीक है। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, यानी Ce+4 प्लस Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस Ce+3 और दोनों एक्वस, सब एक्वस हैं। इक्वेशन लिखोगे जब आप, तो ई सेल इक्वल टू ई0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log of concentration of Ce+3 concentration of Fe+3 divided by concentration of Fe+2 and Ce+4। अब देखो कॉमा लगा के मैंने एक्टिविटी इक्वल टू 1 लिखा था। अगर मैं किसी का एक्टिविटी इक्वल टू 0.2 लिख देता हूँ, इसका मतलब अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन हमने लिख दी, मान लो कोई ए मॉलिक्यूल था, उसकी कंसंट्रेशन 0.2 के बराबर है। अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो H2 था, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, और उसकी एक्टिविटी मैंने 0.2 लिखी हुई है, इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है। तो एक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों के बराबर हो सकती है। तो आपको एक्टिविटी 1 दे रखी है, कॉमा लगा के दे रखी है, इसका मतलब सबकी कंसंट्रेशन 1 के बराबर दे रखी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है? Fe+3+2 एक्टिविटी इक्वल टू 1, मतलब +3 और +2 दोनों की एक्टिविटी किसके बराबर है? 1 के बराबर है, यानी ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। फिर क्या लिखा? Ce+4 और Ce+3 की भी एक्टिविटी किसके बराबर? 1 के बराबर, यानी ये भी 1 है और आपका ये भी 1 है। तो log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? इक्वल टू प्लस 0.84। ठीक है। अब आप लोगों में से कोई एक लोग बताओ करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? आपको एलिमेंट का बताना है, ठीक है। तो एलिमेंट में आपने जिसको कैथोड माना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, करंट विल फ्लो, हाँ जी, करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड जहां लिखना ब्रैकेट में जरूर मेंशन कर देना कि सेलेनियम, और जहां एनोड लिखना वहां जरूर लिख देना ऐसे, ठीक है। तो करंट वाला तो चलो क्लियर है। उसके बाद एक सवाल और पूछा था कि करंट आपका टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है।
तो करंट कैसे पता चलेगा? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से। के इक्विलिब्रियम हमें कहाँ पता, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू किसके बराबर हमने निकाली है? 0.84 के बराबर निकाली है। दैट इज इक्वल टू, इसको 0.06 लिख दो इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो इसको उड़ा दो तो कितना आएगा? 14। दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, यानी के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14। ठीक है, यानी जो आपका क्यू फैक्टर है वो के इक्विलिब्रियम से क्या है? कम है। ठीक है, अब इसको मैं क्यू फैक्टर के साथ रिलेट करता हूँ। ये नोट कर लिया ना बेटा यहाँ तक? एक मिनट कर रहे हैं। कर लो करंट की डायरेक्शन कैसे देखी सर, ऐसे एक बार बता दो। बेटा। आपका करंट क्या मतलब, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आई है? ई सेल की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव में आपका कौन बड़ा है? कैथोड बड़ा है, एनोड छोटा है। ठीक है, कैथोड आपने किसको लिया? सेलेनियम। और एनोड किसको लिया? आयरन। यानी करंट किधर से किधर जाता है? कैथोड से एनोड से जाता है, यानी सेलेनियम से आयरन की तरफ मूव करेगा। ठीक है सर। अजी सर यहाँ पे सर ऐसे भी तो कह सकते थे, मतलब हम्म एक्टिविटी अगर बंद दे रखी है तो डायरेक्ट कह सकते थे कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जाता है हमेशा करंट। हम्म तो फिर हाँ, एक्टिविटी वन दे रखी है तो कह सकते थे हम, सीधा आंसर बता देते तभी सही होता। फिर सर ई सेल नहीं निकालना होता ना। हाँ, नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बता दिया। अगर आप ये वन वन दे रखा है तब तो ठीक है, कंसंट्रेशन अगर अलग अलग दे होती तब निकालना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं थी निकालने की, आप आराम से सीधा वो आंसर बता सकते थे। ठीक है, अब ये आपका के इक्विलिब्रियम रहा। अब फाइनल ई सेल के साथ और क्यू का रिलेशन हमें पता है कि क्या है। ई सेल इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ क्यू। अब एक चीज ये बताओ, अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है तो टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये बताइए क्यू की वैल्यू के साथ क्या होगा? क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है? तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्यू हमेशा के इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से छोटी है तो क्यू बढ़ के इक्विलिब्रियम जाना चाहेगा। क्यू अगर ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम में होता है तो क्यू घट के इक्विलिब्रियम जाना चाहता है। तो क्यू अगर ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम होता है तो टाइम जैसे जैसे चलेगा आपके क्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर क्यू बढ़ रहा है, ठीक है, अगर क्यू इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब लॉग क्यू भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लॉग क्यू इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ई सेल की वैल्यू। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। पहले नोट कर लिया, इसको मिटाऊं?
यस सर। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, व्हाट रेशियो ऑफ Pb plus 2 to Sn plus 2 concentration is needed to reverse the following cell reaction. To reverse the following cell reaction. आपको रिएक्शन की हुई Sn solid, Pb plus 2 aqueous, Sn plus 2 aqueous plus Pb solid। ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। E naught of Sn plus 2 slash Sn is equal to minus 0.136 volt. E naught of Pv plus 2 slash Pb minus of 0.126 volt। ठीक है, और आपको एक वैल्यू गिवन है 1/10 to the power 1/3 is equal to 0.458। एक वैल्यू सॉल्व करने के लिए गिवन है। गिवन है 0.48। एक बार इसको चेक कर लेना, मैंने लिखा अपने की वैल्यू क्या आती है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। 0.458 आती है, 0.48 आती है, आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो। जिंक के साथ जिंक प्लस 2 0.1 मोलर है। ठीक है, इसके बाद देन HCl 1 लीटर। क्वेश्चन गलत नोट कर रखा है, मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में कभी करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करके लाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया। यस सर। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखिए कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इसमें क्या होता है बेसिकली आप इतना जाने, इसका कैथोड और एनोड आपका दोनों एक ही मेटल का होता है। इसका मतलब इनोड सेल आपका अपने आप 0 हो गया। सिंपल सी टर्म। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जिसका कैथोड और एनोड एक ही टाइप के एलिमेंट का हो। ठीक है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ सेल, the potential difference between cathode and anode arises due to difference in concentration of cathode and anode। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन से कैसे बदलेगा, अभी सवाल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल एंड दूसरा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में इसके अंदर भी 2-3 टाइप है। हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट वाला है, इसमें ए पार्ट है इन्वॉल्विंग मेटल इलेक्ट्रोड। तो जैसे आपका गैल्वेनिक सेल टाइप का होता है उसी टाइप का ये सेम कनेक्शन है। यहाँ से एक रॉड है, इसको डुबा रखा है एक सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर यहाँ से कनेक्शन है, दूसरी रॉड है, उसको भी डुबा रखा है दूसरे सॉल्यूशन में। बस एक कंसंट्रेशन सेल की खासियत क्या होती है मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों मेटल आपके सेम रहेंगे। ये भी आपका मेटल एम है और ये भी आपका मेटल एम है, ठीक है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको C1 दे रखी है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको C2 दे रखा है। तो दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग है, ये C1 मोलर है और ये C2 मोलर है। बीच में सॉल्ट बेस जो लगा होगा तो हमारे लिए वो अभी काम का नहीं है। कैथोड की अगर बात करेंगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन पुट और रिडक्शन सेम टाइप से होगा। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मान लो Mn+ में जाता है, प्लस N इलेक्ट्रॉन लेगा तो M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड में क्या होगा कि M आपका सेम सॉलिड रहेगा, कन्वर्ट किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है Mn+ एक्वस साथ में N इलेक्ट्रॉन। जैसे आप सपोज कर लो कि आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड Ag की हो, तो Ag का इलेक्ट्रोड होगा तो अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो किस में जाएगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन में, और रिडक्शन करोगे तो किस में होगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन क्या देगा, Ag देगा। लेकिन दोनों का एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों में कंसंट्रेशन सोल्यूशन की अलग अलग होनी चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन अगर C1 मोलर है, ये कंसंट्रेशन हमारी C2 मोलर है, ठीक है। ये किसके लिए, एनोड वाले टर्मिनल के लिए। मान लो अगर आपने इसको एनोड माना हुआ है, ठीक है, तो एनोड के लिए मैंने क्या लिखा, C2, और कैथोड के लिए क्या लिखा मैंने, C1 मोलर, इसको मैंने कैथोड माना है, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दो दोनों रिएक्शन को, तो M सॉलिड से M सॉलिड कट गया, N इक्वल इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन कट गया, तो आपको रिएक्शन कैसे अलग मिलेगा, Mn+ एक्वस गिव्स Mn+ एक्वस, कंसंट्रेशन आपकी C1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन आपकी C2 मोलर, ठीक है। इसके लिए वो हम नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। बेटा नोट कर लिया सबने, कर लिया सर। ठीक है। अब इसके लिए अगर नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो E सेल इक्वल टू E0 सेल -0.0591, यानी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल किए थे, N,
log ऑफ Q। ये बताओ इस केस में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। जीरो। रीजन क्या है? मान लो मैं एक दोबारा से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपसे कहा जाए ई नॉट ऑफ AG प्लस AG, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। ई नॉट ऑफ AG प्लस AG, इसका भी आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। दोनों के दोनों आपके क्या है, कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों का ई नॉट का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, ई नॉट की वैल्यू जरूरी नहीं है सिर्फ कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 पे जीरो, किस पे और जीरो हो सकती है? जब आपका कंसंट्रेशन सेल हो, उस केस में भी ई नॉट सेल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तब इस इक्वेशन को लिखो, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग। ठीक है, कैथोड के साइड में कौन सा था बताना? हाँ, Mn प्लस, ये आपका कौन सा वाला है? एनोड वाला है, डिवाइडेड बाई Mn प्लस कौन सा वाला? कैथोड वाला, एंड इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ C2 डिवाइडेड बाई। आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा माइनस के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनोड रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? कैथोड रहेगा। इस माइनस को भीतर कर दोगे तो 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ C1 डिवाइडेड बाई C2 हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा? आप कैथोड ऊपर हो गया और एनोड नीचे हो गया। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ तरीका याद रखना है कैसे निकालते हैं। सर अजी बेटा, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन वाली सेल में ही सेम होना चाहिए ना? हाँ, बाकी अदर सेल्स में तो डिफरेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अदर सेल्स में जैसे गैल्वेनिक सेल में तो डिफरेंट भी हो सकता है। क्या कंसंट्रेशन? नहीं सर, मेटल नहीं, मेटल इलेक्ट्रो, उसमें कोई भी आपका ऐसा क्या हुआ कंसंट्रेशन सेल रहेगा, उसका नाम ही कंसंट्रेशन सेल है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। मेटल आपका हमेशा सेम ही आता है। और सर गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट मेटल भी हो सकता है? नहीं, किसी भी केस में आपका मेटल डिफरेंट नहीं होगा। सर वो हमने जिंक और कॉपर वाला एग्जांपल किया था, उसमें वो डेनियल सेल था। इस केस में मैंने जिंक कॉपर थोड़ी बताया, ये कंसंट्रेशन सेल स्टार्ट किया तो फिर मैंने सिंपल एक मेटल एम लिया था, दूसरा मेटल भी मैंने एम लिया था ना। यस सर। उसके बाद मैंने सॉल्व किया है। तो आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोड का एलिमेंट सेम होना चाहिए। यस सर। चलो ठीक है, डन, अब कल करते हैं। हाँ जी बेटा। सर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? इसमें सर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का अंदाजा लगाएंगे। निकाल लो, ई सेल की वैल्यू देख लो, पॉजिटिव किस केस में आ रही है। आपने जिसका कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी, आपका उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन होगी। तो मेडिकल करेंगे, अभी चिंता मत करो, वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।